हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रतिभा कौशिक ब्लॉग्स। आज हम लोग बात करेंगे सिफिलिस के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिफिलिस क्या है, सिफिलिस होता है कैसे है, इसके बैक्टीरियोलॉजी क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसके स्टेजेस क्या है और इसके इन्वेस्टिगेशन क्या है। और उसके बाद लास्ट में हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो वॉच टिल द एंड। वीडियो अच्छा ही होने वाला है, ये वाला इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिफिलिस के बारे में। तो सिफिलिस है क्या? सिफिलिस जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और ये जेनेटल अल्सर डिजीज़ है जो कि ट्रिपोनिमा पैलिडियम की वजह से होता है। सिफिलिस के बारे में बात करते हैं। सिफिलिस है क्या? सिफिलिस जो है सिफिलिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडियम। और सिफिलिस जो है जेनेटल अल्सर डिजीज़ है। सिफिलिस को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि वन टाइम विथ वेनस एंड लाइफ टाइम विथ मरकरी। इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि वंस यू गेट ट्रांसमिटेड देन इट विल रिमेन लाइफ लॉन्ग, अप्रोक्स 10 to 40 years इफ नॉट गेट ट्रीटेड। सिफिलिस जो है क्रोनिक है, अगर हम लोग उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं तो हमारे सारे सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन हम लोग इसमें देखने को मिलेगा, हम लोग के सारे बॉडी को इन्वॉल्व भी करता है। इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये होता है कैसे है, ये है क्या? तो अब बात करते हैं सिफिलिस के बैक्टीरियोलॉजी के बारे में। तो सिफिलिस जो है ये फैमिली स्पायरोकाइटिसिया फैमिली से बिलोंग करता है। और उसके बाद ये स्पेसीज जो है ट्रिपोनिमा पैलिडियम है जो कि टॉन एंड थ्रेड लाइक अपेयरेंस है इसका, इसीलिए इसको ट्रिपोनिमा पैलिडियम बोला जाता है। और सिफिलिस जो है ये नॉन कल्टिवेबल और नॉन स्टेनेबल है, इसलिए हम लोग इसको ना कल्टिवेट कर सकते हैं ना स्टेन हो सकता है ये। इसीलिए हम लोग इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरत है, ये दिखता कैसे है, ये है कैसे बोल के। सिफिलिस को हम लोग क्लासीफाई करेंगे दो टाइप्स में, एक कंजेनिटल सिफिलिस हुआ और एक हुआ एक्वायर्ड सिफिलिस। एक्वायर्ड सिफिलिस मेनली एक्वायर्ड विया सेक्सुअल और विया ब्लड ट्रांसमिशन। कंजेनिटल सिफिलिस है ये फ्रॉम मदर द फिटस विल गेट इन्फेक्टेड। एक्वायर्ड सिफिलिस हम जैसे बोले इसको, ये इट गेट ट्रांसमिटेड विया सेक्सुअल रूट और विया ब्लड ट्रांसमिशन रूट। तो बात करते हैं एक्वायर्ड सिफिलिस के बारे में। ये तीन किस्म के हैं, ये प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस और टर्शियरी सिफिलिस। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सिफिलिस के बारे में। प्राइमरी सिफिलिस के बारे में मेनली बात करते हैं। इसका जो सिफिलिस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 to 90 days है। इफ पर्सन गेट ट्रांसमिटेड टू ट्रिपोनिमा पैलिडियम, तो हम लोग देख सकते हैं देयर विल फॉर्मेशन ऑफ सैंकर, मतलब एक अल्सर होगा जो उसको हम लोग हंटेरियन सैंकर भी बोल सकते हैं और ये हार्ड सैंकर भी बोलेंगे। ये स्पेशली जेनेटल अल्सर है। जेनेटल इट मैनिफेस्ट एज जेनेटल अल्सर। तो जो अल्सर का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो सिंगल होगा, वो पेनलेस होगा, ये वेल डिफाइंड अल्सर होगा। इसका जो मार्जिन है रबरी होगा, इसका जो बेस है क्लीन होगा, ये इंडोरेटेड होगा। हम लोग इसको जब टच करेंगे तो इसमें हम लोग देख सकते हैं इसमें सेरस डिस्चार्ज होगा, तो जो कि ट्रिपोनिमा पैलिडियम के जो स्पायरोकिट्स से ओवरलोडेड होता है वो बहुत ही इन्फेक्टिव होता है। और ये लिम्फ नोड्स को भी इन्वॉल्व करता है, स्पेशली बायोलेट्रिकली इन्वॉल्व करता है। ये पेनलेस होता है और हम लोग देख सकते हैं इनलार्ज लिम्फ नोड, इसको हम लिम्फ एडिनोपैथी भी बोलेंगे। तो अब बात करते हैं सेकेंडरी सिफिलिस के बारे में। तो इफ प्राइमरी सिफिलिस गेट नॉट ट्रीटेड, जब हम लोग प्राइमरी सिफिलिस ट्रीट नहीं हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या होता है जो स्पायरोकिट्स वगैरह हैं वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। और इफ दे इंटर्स इनटू ब्लड स्ट्रीम दे विल डिसेमिनेट ऑल ओवर द बॉडी। हर एक पार्ट को, हर एक सिस्टमिक सर्कुलेशन को, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन के द्वारा ये चारों और बॉडी का हर एक पार्ट को इन्वॉल्व करेगा। इसीलिए हम लोग ये इन्वॉल्व करेगा ब्लड स्ट्रीम में और उसके बाद वहीं पे वो डिसेमिनेट होके वहीं पे मल्टीप्लाई करेगा हम लोग के ब्लड स्ट्रीम में और बाकी चार वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसलिए इसको हम लोग सेकेंडरी सिफिलिस बोलते हैं। क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन के वी आर डिसमिनेट हो रहा है तो ये हर एक तरीका से मैनिफेस्ट करेगा। इसमें हम लोग फीवर भी देख सकते हैं, इसमें हम लोग स्किन रैश भी देखेंगे, इसमें हम लोग लिम्फ नोड्स भी इनलार्ज देखेंगे। तो इसीलिए सेकेंडरी सिफिलिस को हम लोग ग्रेट इमिटेटर बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे डिजीज को मिमिक करता है। और जो सेकेंडरी सिफिलिस है वो मेनली स्किन को, मिकोजा को, उसके बाद लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करता है। तो थोड़ा बात करते हैं इसको सिम्टम्स के बारे में। सो सिम्टम्स ऑफ सेकेंडरी सिफिलिस
स्किन रीजन में हम लोग देखेंगे बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिकल होगा, एसिम्प्टोमेटिक होगा, और उसके बाद ये जो इसके जो रैशेज वगैरह होंगे वो रोज कलर का होंगे, मतलब रेड कलर का। और हम लोग इसमें कोरोना वायरस भी देख सकते हैं, क्राउन लाइक अपीयरेंस हम लोग देख सकते हैं हेयर फॉलिकल्स के वगैरह। और इसमें हम लोग एक साइन देखेंगे, बॉस्के ऑलेंट्रॉफ साइन। इसमें ये एक मैक्रोपेपुलर रैश है, ये इंडेट्राइटिस ऑर्बिटरेंस की वजह से होता है। जो स्पायरोकिट्स हैं हम लोग छोटे छोटे आर्टरीज में, भेजा वेनोरम आर्टरीज जो होते हैं, छोटे छोटे आर्टरी को आर्टरी सप्लाई करते हैं, उसमें जाके ये लोग इन्वेट करते हैं। तो इसके वजह से जो हैंड्स में, पाम्स एंड सोल्स में हम लोग उसमें रैश देखेंगे, मैक्रोपेपुलर रैश। इसको जब हम लोग किसी ब्लंट चीज से इसको हम लोग प्रेस करेंगे तभी जाके पेशेंट विल फील पेन, अदरवाइज इट इज़ पेनलेस। और कंडाइलोमा लाटा भी देखने को मिलेगा सेकेंडरी सिफिलिस में, जो कि काफ़ी इन्फेक्टिव होगा, काफ़ी मतलब इट इज़ हाईली कॉन्टेजियस। और रहा बात हेयर में, तो हम लोग देख सकते हैं पेशेंट में कि ये मॉथ इटन एलोपेशिया हम लोग देखने को मिलेगा, जो कि नॉन स्कैरिंग होगा। इसी से हम जो सिफिलिस में जो एलोपेशिया दिखेगा वो नॉन स्कैरिंग होगा। इससे हम लोग एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और भी सारे सिम्टम्स है सेकेंडरी सिफिलिस के, जैसे मिकोजल लीजन में हम लोग मिकोजा में देख सकते हैं स्नेल ट्रैक लीजन देखने को मिलेगा, स्नेल ट्रैक अल्सर। और लिम्फेडिनोपैथी जो है बायलेटरल होगा, सिमेट्रिकल होगा, पेनलेस होगा। और क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम का वियर डिसेमिनेट हुआ है, तो हम लोग इसको वाइड स्प्रेड लिम्फेडिनोपैथी हम लोग को देखने को मिलेगा। सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन में हम लोग ये लीवर को भी इन्वॉल्व करेगा, स्किन को भी इन्वॉल्व करेगा, ब्लड को भी इन्वॉल्व करेगा। ये थोड़ा बहुत सीएनएस में भी इसका मैनिफेस्टेशन हम लोग हम लोग देख सकते हैं इसमें। तो अगर इन लीवर में इन्वॉल्व हो रहा है तो हेपाटोमेगाली होगा, स्प्लीन को इन्वॉल्व कर रहा है तो स्प्लीनोमेगाली होगा। इसीलिए हम लोग हेपाटोस्प्लीनोमेगाली सिफिलिस में देख सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत लेटेंट सिफिलिस के बारे में। तो लेटेंट सिफिलिस ये एसिम्टोमेटिक होता है, बट ये असिम्टोमेटिक होता है, मतलब कि इसमें क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स कुछ नहीं दिखेंगे, और पता ही नहीं चलेगा पेशेंट को कि उसको सिफिलिस है। बट एक्सीडेंटल फाइंडिंग में सेरोलॉजी हम लोग टेस्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे इसमें वीडीआरएल भी पॉजिटिव है और टीपीएचए भी पॉजिटिव है, मतलब सेरोलॉजी इसमें पॉजिटिव है, लेकिन पेशेंट को कोई क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखेगा। और तो हम लोग इसको लेटेंट सिफिलिस को हम लोग टू टाइप में डिवाइड करेंगे, एक होता है अर्ली और एक होता है लेट। जो अर्ली लेटेंट सिफिलिस है वो इन्फेक्टिव होता है, और वो जो लेटेंट सिफिलिस है वो नॉन इन्फेक्टिव होता है। अर्ली लेटेंट सिफिलिस कब बोलेंगे, जब ये लेस देन 1 ईयर होगा, और लेट लेटेंट सिफिलिस बोलेंगे मोर देन 1 ईयर को। अब बात करते हैं टर्सरी सिफिलिस के बारे में। टर्सरी सिफिलिस ये कब होगा, जब प्राइमरी सिफिलिस ट्रीट नहीं हुआ है, सेकेंडरी सिफिलिस में भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि ये पेनलेस होता है तो आदमी ट्रीटमेंट की ओर जाता ही नहीं, उसको लगता ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलता है। इसलिए जो 1/3 ऑफ द पेशेंट है वो टर्सरी सिफिलिस डेवलप करते हैं, टर्सरी सिफिलिस डेवलप होता है। 1/3 ऑफ द लेटेंट सिफिलिस ऑल्सो गो इन टर्सरी स्टेज। तो इसको हम लोग टर्सरी सिफिलिस के टाइप की बात करें तो बिनाइन में हम लोग देख सकते हैं स्किन लीजन देख सकते हैं, फिर बोन देखेंगे, लिम्फ नोड देखेंगे। उसके बाद सीवियस में आए तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आए तो सिफिलिस को जो स्पायरोकिट्स वगैरह है वो आयोटा को मेनली इन्वॉल्व करती है, इसलिए हम लोग आयोटा का इन्फ्लेमेशन देख सकते हैं। हाँ, आयोटाइटिस हो सकता है, आयोटिक एन्यूरिज्म हो सकता है। ये मेनली आयोटा के किसी भी पोर्शन पे इन्वॉल्व कर सकता है, इसलिए असेंडिंग आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा कहीं में भी हम लोग एन्यूरिज्म वगैरह देख सकते हैं। और सीएनएस में ये जनरल पैरालिसिस ऑफ इंसेन करेगा। बोन चेंजर में हम लोग देख सकते हैं टाइविस डोर्सालिस होगा। टाइविस डोर्सालिस में द पेशेंट विल मैनिफेस्ट एज गेट एबनॉर्मलिटीज, हम लोग एटेक्सिया देख सकते हैं। और देर इज ऑल्सो चारकोट जॉइंट्स। चारकोट जॉइंट्स मतलब ड्यू टू सम न्यूरोपैथी पेशेंट विल नॉट फील पेन, उसका रिपीटेड इंजरी हो रहा है, उसको फील ही नहीं हो रहा है, उसको दर्द ही नहीं हो रहा है, इसलिए रिपीटेड इंजरी की वजह से हम लोग उस पेशेंट को न्यूरोपैथिक कुछ प्रॉब्लम होके वो पेशेंट फील नहीं करता है, इसलिए उसका जो पैर में कुछ, जैसे हम लोग डायबिटिक में भी देख सकते हैं, हम लोग चारकोट जॉइंट्स जो है डायबिटिक में भी देखने को मिलता है। लेकिन इसमें क्या है कि पेशेंट को पेन ही फील नहीं होगा, रिपीटेड इंजरी की वजह से अल्सर होगा, कुछ भी होगा, उसको फील ही नहीं होगा, उसको हम लोग चारकोट जॉइंट्स बोलेंगे। और रहा बात सिम्टम्स की बात करें टर्सरी सिफिलिस के बारे में, तो स्किन लीजन्स में इसको गम्मा बोला जाएगा, जो डीप रेड डस्की कलर का होगा, और ये गम्मा जब भी स्कार्स के साथ ही हील होगा। ये टर्सरी सिफिलिस को हम लोग डिस्ट्रक्टिव सिफिलिस भी बोलते हैं, क्योंकि
sometimes it's that much destructive that it will cause deformity. तो हम लोग देख सकते हैं, मतलब हम लोग देखेंगे कि पेशेंट में सैडल नोज डिफॉर्मिटी भी देख सकते हैं ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ नेजल बोन्स ड्यू टू द स्पाइरोकिट्स एक्यूमुलेशन। अब बात करते हैं कॉन्जेनिटल सिफिलिस के बारे में। कॉन्जेनिटल सिफिलिस होता कैसे है? कॉन्जेनिटल सिफिलिस कभी भी फ्रॉम मदर इट गेट ट्रांसमिटेड टू द फिटस आफ्टर 20 वीक्स। तो हम लोग देख सकते हैं इसमें इसको भी हम लोग 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, अर्ली कॉन्जेनिटल सिफिलिस और लेट कॉन्जेनिटल सिफिलिस में। तो अर्ली congenital syphilis usually manifest less than 2 years, whereas the late congenital syphilis manifest more than 2 years. जो अर्ली congenital syphilis है ये इन्फेक्टिव है, और जो लेट congenital syphilis है वो नॉन इन्फेक्टिव है। रहा बात जो लेट congenital syphilis है वो जब भी स्टिग्माटा के साथ ही प्रेजेंट करता है। तो बात करते हैं अब सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स हम लोग अलग अलग बात करेंगे। जो सिम्टम्स अर्ली कॉन्जेनिटल सिफिलिस में देखने को मिलेगा वो है द बेबी विल अपीयर्स एज ओल्ड मैन, मतलब बच्चा जो है ओल्ड एज की तरह दिखेगा थोड़ा बहुत, उसका अपीयरेंस होगा वो ओल्ड एज्ड मैन का जैसा होगा। उसका एब्डोमेन भी हम लोग देख सकते हैं पॉट बेलिड होगा, जैसे हमने बोला कि ये इन्वॉल्व करता है स्प्लीन को, लीवर को। तो हेपाटोस्प्लीनोमेगाली की वजह से जो बेबी का एब्डोमेन है वो पॉट बेलिड जैसा अपीयरेंस दिखाएगा उसको। और कोल्ड हेड होता है। कोल्ड हेड क्यों बोलेंगे? मतलब इतना नेजल डिस्चार्ज होगा बेबी का, उसको स्नफल्स बोलेंगे। वो एकदम वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है, जो सेक्रेशन नेजल सेक्रेशन है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, वो हाईली इन्फेक्टिव है। और हम लोग को उसमें बोन चेंजेस भी देखने को मिलेगा। बोन चेंजेस में हम लोग देखेंगे स्यूडो पैरालिसिस ऑफ अ पैरट, मतलब कि दिस बेबी विल फील दैट मच पेन, उतना इसको उतना पेन फील होगा कि बेबी वो अपना फुट मूव ही नहीं करेगा, इसलिए मिमिक करेगा कि जैसे कि इसको पैरालिसिस ही हो गया है, इसलिए इसको हम लोग स्यूडो पैरालिसिस ऑफ पैरट बोलते हैं। और उसमें हाइड्रोस्पिटालिस भी देखने को मिलेगा, रैसेस में देखने को मिलेगा, जैसे वेजिकल्स में वेजिकल्स और बुल्ले वाला रैश देखेंगे हम लोग इसमें। नेक्रोटाइजिंग फिनिसाइटिस भी देखेंगे, अम्बिकल कॉर्ड वाला में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा हम लोग को। और बात करते हैं पेटेकियल रैश वगैरह भी दिखेगा, ऑस्टाइटिस भी होगा, उसके बाद मेटाफेजाइटिस भी होगा, पेरियोस्टाइटिस भी हो सकता है। उसके बाद रैसेस हम लोग देखेंगे, हर एक किस्म वेजिकल्स एंड बुले वाला रैश दिखेंगे इसमें। अब बात करते हैं लेट कॉन्जेनिटल सिफिलिस के बारे में। लेट कॉन्जेनिटल सिफिलिस ये नॉन इन्फेक्टिव है, और ये जब भी प्रेजेंट करेगा तब स्टिग्माटा के साथ ही प्रेजेंट करेगा। मतलब हम लोग इसमें फ्रंटल बोसिंग देख सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू न्यू बोन फॉर्मेशन। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि स्कैपुला भी जो है वो थिकन्स है, तो इसको हिगोमिना की साइन हम लोग बोलते हैं। और हर्शिसन ट्रायड के बारे में। हर्शिसन ट्रायड जो है वो लेट कॉन्जेनिटल सिफिलिस में ही देखने को मिलता है। ये ट्रायड में 3 चीज़ है। फर्स्ट चीज़ है आपका हर्शिसन टीथ, और उसका सेकेंड चीज़ है एर्थ नर्व डैमेज, वो चाहे सेंसरी न्यूरल ह्यूरिंग लॉस कराता है। थर्ड में हम लोग देखेंगे इंटरस्टिशियल केराटाइटिस। और सबसे पहली बात हर्शिसन टीथ जो है उसमें देखेंगे अपर सेंट्रल इंसिजर में है जो वो पेग शेप और नॉस्ट होगा देखने को मिलेगा। और कभी कभी जो मोलार है, मोलार टीथ है, उसमें हम लोग मलबरी टाइप अपीयरेंस देखेंगे, उसको हम लोग मलबरी मोलार्स भी बोलेंगे। और ये एथ नर्व को भी डैमेज करता है, इसलिए सेंसरी न्यूरो हियरिंग लॉस होगा। और उसके बाद ये हमारा इंटरस्टिशियल केराटाइटिस भी हम लोग को ये ट्रायड में देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग जैसे मैंने शुरू में ही बोला, जो ट्रिपोनिमा पैलेडियम है वो ना तो कल्टीवेट होता है ना ही वो स्टेन होता है, इसलिए हम लोग को तो आइडेंटिफाई करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्गेनिजम्स को डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी के हेल्प से। सो वी विल आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म बाय डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी। उसके बाद हम लोग सेरोलॉजी टेस्ट करवाएंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ एंसिलरी टेस्ट भी कराएंगे, जैसे एक्सरे हुआ। इफ़ हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये कॉन्जेनिटल सिफिलिस है तो हम लोग CSF एनालिसिस भी करेंगे नंबर पंचर के हेल्प से। तो सेरोलॉजिकल टेस्ट में थोड़ा बात करते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रिपोनिमल स्पेसिफिक टेस्ट और एक होता है नॉन ट्रिपोनिमल, उसको रेजिन टेस्ट भी बोलते हैं। ट्रिपोनिमल स्पेसिफिक टेस्ट है, उसमें हम लोग TPHA, FT एब्जॉर्प्शन, TPI टेस्ट करेंगे। और नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट में हम लोग VDRL, RPR, वासरमैन टेस्ट करेंगे। तो ट्रिपोनिमल स्पेसिफिक टेस्ट के बारे में बात करें तो ये जल्दी पॉजिटिव हो जाता है, और ये पॉजिटिव ही रहता है हरदम, तो इसीलिए हम लोग को इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है।
जो ट्रिपोनिमल स्पेसिफिक टेस्ट है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये हरदम पॉजिटिव रहेगा, तो ये हम लोग को मॉनिटर करने में भी हेल्प नहीं करेगा कि ट्रीटमेंट उसका ठीक से हो रहा है कि नहीं, कुछ ट्रीटमेंट में रिकवरी हो रहा है कि नहीं, या पेशेंट को रिलैप्स हुआ है कि नहीं, या पेशेंट गेट री इन्फेक्टेड और नॉट। सो इट डजंट हेल्प इस मॉनिटर इन री इन्फेक्शन, रिलैप्स और फॉर मॉनिटरिंग द ट्रीटमेंट। उसके और रहा बात नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट का, ये लेट से प्रेजेंट होता है और ये नेगेटिव होता है, तो इसकी वजह से इट हेल्प्स, नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट हेल्प करता है मॉनिटर करने को पेशेंट के लिए, और ये रिलैप्स को भी मॉनिटर करने में हेल्प करता है, री इन्फेक्शन को भी मॉनिटर करने में हेल्प करता है। अब बात करें जो कॉन्जेनिटल सिफिलिस को हम लोग कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन हम लोग कॉन्जेनिटल सिफिलिस में कर सकते हैं, तो हम लोग सबसे पहले स्क्रीन टेस्ट के लिए VDRL टेस्ट कराएंगे, मदर का भी और बेबी का भी। उसके बाद हम लोग देखेंगे FDA एब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे। उसके बाद IgM कैपिटा भी कर सकते हैं, ये स्पेशली मोस्ट सेंसिटिव है, और CSF एनालिसिस भी करेंगे इफ़ वी आर सस्पेक्टिंग कॉन्जेनिटल और न्यूरोसिफिलिस है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, तो हम लोग सिर्फ इसको कैसे ट्रीट करेंगे। जितना ही इसका साइन एंड सिम्टम्स और सब चीज़ बहुत लेंथी है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड है। तो हम लोग ट्रीटमेंट में हम लोग देंगे इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन 2.4 मिलियन यूनिट्स IM। उसको हम लोग 2 डिवाइडेड डोज में देंगे। सबसे पहले टेस्ट डोज देंगे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं वो एलर्जिक टू पेनिसिलिन होता है, तो आफ्टर टेस्ट डोज ओनली वी डिवाइडेड इनटू डोजेस, 2 डोजेस। इफ प्राइमरी सिफिलिस है, सेकेंडरी सिफिलिस है और अर्ली लेटेंट सिफिलिस है, देन ओनली सिंगल डोज इज गिवन। if it is presenting, if late latent syphilis है और tertiary syphilis है, then we give 3 डोजेज। एक वीकली इंटरवल में हम लोग 3 डोज देंगे हर एक वीक इंटरवल के बाद। और इन चिल्ड्रेन, ये चिल्ड्रेन में बेंजाथिन पेनिसिलिन 50,000 यूनिट्स पर केजी दिया जाता है, IM दिया जाता है। मैक्सिमम हम लोग एडल्ट डोज के अकॉर्डिंग तक ही दे सकते हैं, 2.4 मिलियन यूनिट्स से मैक्सिमम डोज तक हम लोग चिल्ड्रेन में दे सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत, इफ़ कोई पेशेंट एलर्जी है, उसको एलर्जी है पेनिसिलिन से, पेशेंट इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन, तब हम लोग क्या दे सकते हैं। सबसे मेन ट्रीटमेंट ही इसका पेनिसिलिन है, और पेशेंट को एलर्जी है तो फिर भी हम लोग डिसेंसिटाइजेशन के प्रोसेस में जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन में हम लोग पेनिसिलिन देकर उसको डिसेंसिटाइजेशन करेंगे। अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ तो हम लोग उसको पेशेंट को डॉगी साइक्लिन 100 mg डेली देंगे, BD 10 डेज के लिए। और इफ़ प्रेग्नेंट वुमेन है तो हम लोग उसमें डॉगी साइक्लिंग तो नहीं दे सकते हैं, और वो भी एलर्जिक है पेनिसिलिन से, तो उसको भी हम लोग पहले डिसेंसिटाइज ही करेंगे, क्योंकि डिसेंसिटाइज करना ही जरूरी है। पेनिसिलिन ही मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है सिफिलिस का, तो इसीलिए पहले डिसेंसिटाइज करेंगे। अगर डिसेंसिटाइजेशन नहीं हो रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तभी जाके हम लोग इराइथ्रोमाइसिन के ट्रीटमेंट की ओर बढ़ेंगे। और रहा बात, अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं कॉन्जेनिटल सिफिलिस के बारे में, तो कॉन्जेनिटल सिफिलिस को का और नॉर्मल सिफिलिस का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है, क्योंकि बेंजाथिन पेनिसिलिन है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है, तो हम लोग ऐसा पेनिसिलिन देंगे जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करे, और उसके लिए हम लोग एक्वास क्रिस्टल पेनिसिलिन IV देंगे, और हम लोग प्रोकैन पेनिसिलिन विथ प्रोबेनिसिड देंगे। तो लास्ट में हम लोग एक और बारे में डिस्कस करते हैं, एक चीज़ के बारे में, रिएक्शन के बारे में, जैरिस हर्शहाइमर रिएक्शन के बारे में। तो ये रिएक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। जब हम लोग पेनिसिलिन अर्ली स्टेज में देते हैं सिफिलिस वाले पेशेंट को, तो क्योंकि उसमें काफ़ी सारे स्पायरोकिट्स होते हैं जो अचानक से पेनिसिलिन देने की वजह से किल हो जाते हैं, उसके वजह से एक रिएक्शन होता है, बॉडी में रिएक्शन दिखने को मिलेगा, उसको जैरिस हर्शहाइमर रिएक्शन बोला जाएगा। ये क्यों होता है, ये एक किस्म के हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है। अचानक से सारे स्पायरोकिट्स वगैरह किल हो जाएंगे तो बॉडी में रिएक्शन शो करेगा, उसमें रैश वगैरह अपीयर होंगे, हम लोग को रैश वगैरह देखने को मिलेगा। इसी के लिए कभी भी पेनिसिलिन चलाने से पहले हम लोग उसको टेस्ट डोज देंगे कि ये रिएक्शन को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। अगर ये रिएक्शन किसी में हो रहा है, किसी में दिखाई देगा, तो उसको हम लोग सिम्टोमेटिकली मैनेज करेंगे बाय गिविंग, हम लोग उसको क्रोसिन विटामिन देंगे कुछ तरह के, मतलब उसके बाद हम लोग उसको एंटी हिस्टामिन्स देंगे, और नहीं ठीक हुआ तो हम लोग फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन विल गिव ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड आल्सो। सो आज का ये सिफिलिस का टॉपिक ख़त्म हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये वीडियो फ्रूटफुल लगा हो। फिर नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ आएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टू लाइक, टू शेयर एंड टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रतिभा कौशिक ब्लॉग्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए टॉपिक में।